चीज़ से मैं ये समझना चाहूँगा। देखिए, इतिहास की बात यहाँ पर हुई और आप बहुत बेहतर से भारत के संबंध, पाकिस्तान के संबंध, आसपास के एशिया के जितने भी देश हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनको आप बहुत बेहतर समझते हैं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब इतिहास की बात होती है तो लगातार भारत की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि जो भी गलतियाँ हुई हैं वो पाकिस्तान की सीमा से हुई हैं। जब पाकिस्तान से पूछा जाता है तो वो अक्सर ये याद दिलाता है कि भाई जो भी पाकिस्तान में गड़बड़ियाँ हुई हैं या पाकिस्तान के अगर ये हालात हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान को कभी पनपने नहीं दिया, ग्रो नहीं होने दिया। क्या अब जो आज का वक्त है ये भी तो कल सुबह होते ही इतिहास बन जाएगा? हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि दोनों मुल्कों को ध्यान में रखते हुए हम भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि पाकिस्तान को कहने का अवसर मिले। क्योंकि बलूचिस्तान का जो इन्होंने मुद्दा उठाया कि जब बलूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर हमला होता है तो इंडियन मीडिया के द्वारा, मैं एक मीडिया का पार्ट हूं, मैं भी टीवी देखता हूं और मैं भी कई बार हैरान हो जाता हूं कि कुछ ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, प्रसारित की जाती हैं, भले ही वो टीआरपी की होड़ में की जाएं, भले ही वो सनसनी फैलाने के लिए की जाएं, लेकिन बलूचिस्तान द्वारा हमलों को जब पाकिस्तान के अंदर जस्टिफाई किया जाता है तो पाकिस्तान भी तो ये कहेगा ना कि भारत में अगर हमला हुआ तो वो भी ठीक है। देखिए, दोनों देशों में यदि हमारी कोशिश यही हो कि जो आक्रामक या गलत भाषा की बात में विश्वास रखते हैं केवल उनको ही हमें याद रखना है, तो दोनों देशों में मिल जाएंगे जिनको जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इतिहास को भी जो परिभाषा हम देते हैं वो इंटरप्रिटेशन दोनों तरफ से सब्जेक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। पर दुनिया क्या कह रही है उस पर भी तो आपको ध्यान देना होगा ना। दुनिया में कितने देश हैं या कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भारत को ये कहते हो कि भारत जो है वो आतंक का इस्तेमाल करता है विदेश नीति में? आपको कोई नहीं मिलेगा। जबकि पाकिस्तान के बारे में मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूं, यूरोप के देशों को देख लें आप, अमेरिका को देख लें आप, संयुक्त राष्ट्र संघ को देख लें, बार बार अलग अलग गुटों का, अलग अलग आतंकियों का, चाहे वो बिन लादेन हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात मानी गई है कि पाकिस्तान ने लगातार आतंक को अपनाया, विदेश नीति का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। और उससे जाहिर है कि नुकसान भी। आपने जैसे कहा, हिलरी क्लिंटन का आपने उदाहरण दिया, 2011 में उन्होंने कहा था कि भाई यदि आप आतंक को पालेंगे तो आपको अपने यहां भी नुकसान होगा उसका। तो आज जो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं मोटे तौर पे, सब्जेक्टिविटी की इसमें कोई जरूरत नहीं है। वहां पर कैपिटा इनकम आज करीब $1500 है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में ठीक उसी के दूसरे तरफ $2400, तो लगभग दुगनी है। तो क्या विकास जो भारत में हुआ है वो वहां हुआ या नहीं हुआ? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि चीन के साथ उनके बड़े अच्छे, सजाद साहब ने कहा, मैं तो ये भी कहूंगा कि सजाद जैसे बात कर रहे हैं शायद उम्मीद करते हैं कि वहां की सरकार भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो शायद अपने आप में फायदा होगा। और जो मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान लगातार कहता है देखिए चीन के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, हमने वो एक मार्च 1963 में सीमा विवाद भी हमने खत्म कर दिया, एक ट्रीटी साइन कर दी। उस ट्रीटी के आर्टिकल 6 में चीन ने लिखवाया था कि जब भी कश्मीर का मसला सुलझ जाएगा तो जो जिसका कश्मीर असल में माना जाएगा हम उस देश से ये संधि फिर से हम तैयार करेंगे। तो चीन ने ये माना नहीं है कि वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का है। और दूसरी बात कि चीन जो आज 60 या 65 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाह रहा है या कोशिश में है, जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान में, वो $300 बिलियन पाकिस्तान की जीडीपी के कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत है उसको वापस करने की या नहीं करने की। तो चीन की क्या वजह है इस तरह से दोस्ती निभाने की? और जो चीन सबसे बड़ा दोस्त है वो निवेश करने से पहले पाकिस्तान को कहता है कि आप 25,000 की सेना खड़ी करें जो हमारे चीन से लोग आएंगे अलग अलग परियोजनाओं पर उनकी सुरक्षा के लिए। ये दुनिया में पहला उदाहरण है शायद कि किसी दोस्त देश से आप निवेश लेते हैं तो वो देश जो दोस्त निवेश कर रहा है वो कह रहा है मेरी सुरक्षा यहां मेरे को गारंटी नहीं है, इसलिए पहले मेरी सुरक्षा की गारंटी करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में वो चलो ना भी माने आप, तो चीन क्या कहता है, यूरोप क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या कह रहे हैं, अंदर हालत खस्ता कितनी हो चुकी है पाकिस्तान की, इससे शायद सीख लेने की जरूरत है। और आप देखें हाल ही में पिछले महीने, जहां कह रहे हैं ना भारत शुरुआत नहीं करता है, पिछले महीने लंदन में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका में एक बैठक बुलाई थी। भारत के लोग शामिल हुए, पाकिस्तान के भी लोग शामिल हुए, अमेरिका और यूके के भी शामिल हुए।
और श्रीलंका तो होस्ट था इसलिए वहां शामिल हुए। तो वो शुरुआत एक करने की कोशिश एक स्तर पर हुई, पर उसके बाद लगातार आप देखें 2 बार इस तरह के हमले हो गए हाल ही में, इस जुलाई के महीने में कश्मीर में। तो क्या संकेत मिलता है कि जो आतंकी हैं उनका जो प्रभाव पाकिस्तान में है वो इतना है कि वो कोई शांति व्यवस्था को बनने नहीं देना चाहते। इतिहास में बहुत उदाहरण मिलेंगे कि जब आप देखें कोई एक प्रधानमंत्री मान लीजिए पाकिस्तान का दोस्ती का हाथ भारत के साथ बढ़ाना चाहता है तो सेना उसको हटा ही देती है। तो ये वहां की सेना क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल है और उनके अपने इंटरेस्ट में है कि ये तनाव बना रहे, टकराव बना रहे, ताकि उनका बजट लगातार 35-40% जो नेशनल बजट है उसका बना रहे। तो वो स्ट्रक्चरल, मैं ढांचे की बात यहां कर रहा हूं कि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, किसी व्यक्तिगत किसी एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है। वो ढांचा पाकिस्तान का ऐसे बनाया गया आजादी के बाद कि वो लगातार भारत से टकराव रखने में ही उनको लगता है कि अपने देश को एकजुट रख सकते हैं, सेना का बजट बढ़ाकर रख सकते हैं, वहां लोग जो अपनी एक तरह से राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं वो सेक सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां भी सेन वॉइसेस नहीं है, कुछ है, सजाद सब जैसे कह रहे हैं कि दोस्ती होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, पर क्या ये आवाजें प्रभावी हैं वहां की विदेश नीति में, राष्ट्र नीति में? वो नजर नहीं आता है और उसका लगातार नुकसान जो है पाकिस्तान को हुआ है। एक के बाद एक उदाहरण ले सकते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अपने जो एक्सपीरियंस हुआ, जो खामियाजा भुगतना पड़ा है पाकिस्तान के देश को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, वो तो सामने रखना चाहिए। और हम लगातार देखते हैं कि सेना का इतना प्रभाव है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति भी बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों में जब बैठे होते हैं तो वो शहबाज शरीफ की तरफ बात नहीं करते। वो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आसिम मुनीर मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। उसी बैठक में, उसी कमरे में वहां के प्रधानमंत्री, वजीर आजम शहबाज शरीफ साथ खड़े होते हैं। ये दुनिया किस तरह से पाकिस्तान को देखती है, मुझे लगता है कम से कम उसको तो मानना चाहिए। भारत क्या कहता है चलिए उसको मत माने आप। तो ये जो एक छवि बनी हुई है पाकिस्तान की सेना की, वहां का ढांचा इस तरह से बनाया गया है, वो आपस में शांति बनाने में अपने आप को, अपना राष्ट्रहित उसमें देखता ही नहीं है। इसलिए यदि मान लीजिए इस तरह की आवाजें भारत में कभी कभी प्रभावी हो जाती हैं कि चलिए पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और कुछ छोटी शुरुआत उसकी होती भी है, तो उसके बाद इस तरह के बार बार 2-3 आतंकी हमले होंगे कश्मीर में, तो फिर उसके बाद फिर वो आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी, फिर वो आवाजें जो आक्रामक भारत में वही फिर प्रभावी हो जाती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान अपने राष्ट्रहित में देखता है कि उसको, पाकिस्तान को भारत से अपने रिश्ते हैं वो सुधार लेने चाहिए? जैसे अभी अभी कहा गया कि यदि सीधा व्यापार होता है तो कितना फायदा पाकिस्तान को उसका सीधा हो सकता है। ये अपने राष्ट्रहित को सामने रखकर यदि पाकिस्तान सोचेगा कि क्या नीति होनी चाहिए भारत के प्रति, तो अपने आप मुझे लगता है संतुलन बनाने की कोशिश होगी। पर वहां का ढांचा इस तरह का है कि सेना का दबदबा है, पावर सेंटर सेना है, और किसी भी सेना को तनाव बनाए रखना जरूरी है ताकि उसकी जो पावर है, उसकी जो अहमियत है वो लगातार बनी रहे। वो ढांचे की प्रॉब्लम है, और वो ढांचा लगातार अपने आप को सेना के प्रति एक तरह से उसी के तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। जिस तरह से हाल ही में कुछ नए कानून बने हैं सेना अध्यक्ष के लिए वगैरह वगैरह, तो मुझे लग नहीं रहा इस वक्त के पाकिस्तान के ढांचे में कोई इस तरह का संकेत है कि अपने राष्ट्रहित को वो अपने देश में संतुलन बनाकर, पड़ोसी देशों से दोस्ती बनाकर किस तरह से विकास की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकता है, वो हो ही नहीं रहा। इसीलिए लगातार वहां जो सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर जितनी खस्ता हालत है वो लगातार बनी हुई है, तो विकास कैसे होगा? ठीक, मेरे साथ यहाँ स्वर्ण जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आतंकी वारदात पहले पहलगाम में हुई, अब कुलगाम में हुई, क्या आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के जिन रिश्तों के सुधरने की बात कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार हो चुका है, ये दूसरी बार भी हो सकता है, पाकिस्तान को भारत का पड़ोसी रहने के दौरान कभी भी क्या शायद इस बात का ख्याल नहीं रहा है कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार किया जाए, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहा जाए, या फिर आतंकियों का प्रभुत्व इतना ज्यादा है कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि आप अपने दोस्तों को चुन सकते हैं पर अपने पड़ोसी को नहीं चुन सकते हैं। जो पड़ोसी है वो है,
और उसी से आपको तालमेल बना के रहना होगा। शायद ये बात पाकिस्तान को या तो समझ नहीं आती, या फिर जैसा आपने कहा कि वहाँ आतंकी गुटों का प्रभाव राजनीति में इस तरह का है कि वो उन पर काबू नहीं कर पाते हैं। तो 2 या 3 चीजें, पहले तो ये कि हमेशा से जब से 370 धारा को हटाया गया अपने कश्मीर से, हमेशा 5 अगस्त को एक तरह से आकांक्षा चिंता रहती है कि किसी तरह की अस्थिरता बनाने की पाकिस्तान वहां कोशिश कर सकता है। उसके अलावा 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है, उस वक्त भी ये लगातार सोच रहती है, चिंता रहती है कि क्या इस तरह का कोई घटना घट सकती है। पर उसके अलावा आपने जैसे शुरू में इस बात को दोहराया बार बार कि जो लगातार वहां एक आप देखें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हालात हैं, लगातार हिंसा है, वहां आक्रोश है, और जिस तरह से सेना ने उसको एक तरह से दबाने की कोशिश की है, उससे भी ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो सकती है। पर 2 चीजें इसमें मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह से खबरों में आया है कि किस तरह से रोजगार ढूंढते हुए लोग छत्तीसगढ़ से कश्मीर जाते हैं और वहां भी 100 या 200 रुपए रोजाना उनको उस तरह का रोजगार मिलता है। एक तो ये भारत में लगातार जो कमजोर तबका है उसकी ओर ध्यान दिलाता है कि कितनी हद तक अभी भी लोग भारत में रोजगार की तलाश में लगातार दूर दराज इलाकों में जाकर कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि जब हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना होता है इस तरह के अवसरों पर कि इस वक्त जैसे एनिवर्सरी है एब्रोगेशन जो 370 आर्टिकल का हुआ था, तो ये पुलिस को बहुत चौकन्ना रहने की, सेना को चौकन्ना रहने की लगातार जरूरत रहती है। पर उसमें पाकिस्तान भी नए नए ढंग अपनाता है। जैसे अभी उसने वो ऑटोमेटिक वेपन्स को छोड़कर दूसरे तरह के छोटे हथियार इस्तेमाल करने शुरू किए, लोगों में एकदम मिक्स होने की कोशिश की। आतंक को लेकर यह भी अक्सर कहा जाता है कि आतंक से लड़ना इसलिए भी मुश्किल होता है कि किसी भी आम नागरिक में और आतंकी में आप देखकर तो फर्क नहीं बता सकते। इसलिए वो लोग अक्सर जो स्थानीय लोग हैं उनमें घुल मिल जाते हैं। तो क्या स्थानीय लोग किसी तरह का समर्थन उनका करते हैं या नहीं, ये सवाल भी उसमें एक तरह से उठता है। तो कई तरह के सवाल हैं, पर खास तौर पर मुझे लगता है कि अस्थिरता जो बनती है तो उसमें हमारे जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ताकि ये लगातार जो कोशिश है कि देश के बाकी लोगों को पूरा भरोसा हो कि विकास का और शांति का पूरा जो प्रयोजन जम्मू एंड कश्मीर में है वो हो रहा है। और पाकिस्तान लगातार इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स को, चाहे वो पर्यटक हों या इस तरह के गरीब बेरोजगार लोग जो रोजगार ढूंढने वहां आते हैं, उनको इस तरह से निशाना बनाता है। तो उससे हमें बचना है। इसके लिए क्या करना होगा, लगातार इस पर हमें चौकन्ना रहना होगा। पर उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लगातार एक तरह से हमारे सामने चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल डॉक्टर सज्जाद।